मैं डॉक्टर भवानी प्रसाद यादव, सहायक प्राध्यापक विधि, शासकीय पालूराम धनानिया वाणिज्य एवं कला महाविद्यालय रायगढ़। मैं आज आपको अपने तीसरे लेक्चर में संविधान की उद्देशिका के बारे में बताऊंगा। संविधान की उद्देशिका का अपना एक अलग स्थान होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उससे हमारे इस संविधान के उद्देश्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उद्देशिका संविधान का भाग है। हर अधिनियम जो बनाए जाते हैं वो किस लिए बनाए जा रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है। हर अधिनियम में एक उद्देशिका होती है, लेकिन अधिनियम की उद्देशिका और भारत के संविधान की उद्देशिका में बहुत अंतर है। संविधान जैसा आप जानते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है। इसी के अंतर्गत सारे अधिनियम बनाए जाते हैं, इसी के अनुरूप होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए, अन्यथा वो असंवैधानिक न्यायालय के द्वारा घोषित कर दिए जाते हैं। तो संविधान जो फंडामेंटल लॉ है सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है। और ऐसे भी आप जानते हैं कि ये जो संघवाद प्रणाली है उसमें लिखित संविधान जो सर्वोच्च होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और उसमें कहीं पर भी कभी किन्हीं शब्दों का अर्थ लगाने में अगर कोई डाउट आता है, कोई दो प्रकार के अर्थ अगर सामने आ जाते हैं, तो न्यायालय को संविधान की उद्देशिका से मार्गदर्शन मिलता है और वो जो संविधान के निर्माता हैं उनका क्या आशय है इससे उनको जानकारी मिलती है और उनका इंटरप्रिटेशन संविधान की उद्देशिका से वो उसका उससे वो सहायता लेकर निर्णय देने में सक्षम होते हैं। संविधान का उद्देशिका पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अभिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो भारत का संविधान है, ये सबसे पहले उद्देशिका के जो लाभ हैं, पहला इसमें तीन चीज़ें हमें पूरी तरह से स्पष्ट रूप से जानकारी मिलती है कि ये जो उद्देशिका है ये भारत के लोगों के द्वारा बनाई गई है। हम भारत के लोग, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, तो भारत के लोगों के द्वारा बनाई गई है और भारत के लोगों के लिए और उन्हीं को आत्मसमर्पित की गई है। अर्थात ये किसी दूसरे देश के द्वारा नहीं बनाया गया है, ना ही किसी बाह्य दबाव है, ना आंतरिक दबाव है। भारत पूर्ण रूप से एक प्रभुता संपन्न देश है और इसमें कहीं पर भी कोई बाहरी दबाव के अंतर्गत ये संविधान नहीं बनाया गया है। ये हम भारत के लोगों के द्वारा ही बनाया गया। कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि ये जनता के सामने नहीं रखा गया था, लेकिन उस वक्त की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो जनता के सामने रखा जाए। और संविधान सभा के जितने सदस्य थे वो सब पहले ही चुनाव में प्राय सभी के सभी निर्वाचित होके आए। तो हम मानते हैं कि जनता ने उसको स्वीकारा है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम भारत के लोग, क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया कनाडा का संविधान देखें तो वो संविधान उनके द्वारा नहीं बनाया गया है, वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा उन 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 पर लागू किया गया है। आज भी दोनों देश के, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के, जो राष्ट्र का प्रमुख है गवर्नर जनरल, वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा अपॉइंटेड है। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत के जो राष्ट्र के प्रमुख हैं राष्ट्रपति, वो भारत की जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा उनका निर्वाचन होता है। इसलिए भारत एक गणतांत्रिक देश भी कहलाता है और वो एक प्रभुता संपन्न अखंड देश है। तो हम पहला उद्देशिका में ये देखते हैं कि ये इसका जो स्रोत है, संविधान का जो स्रोत है, वो भारत के लोग हैं और हर 5 साल में ये अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, ये जो संविधान बनाया गया है किस लिए, वो पहला न्याय देने के लिए। कौन सा न्याय? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय।
हमें कौन सा न्याय देना है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। जहाँ तक सामाजिक न्याय का है, हम देखते हैं अनुच्छेद 14 है, 15 है, 17, 18 है, जिसमें 17 में छुआछूत को मिटा दिया गया है, 18 में उपाधि का अंत कर दिया गया है, अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, वंश इत्यादि के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, निर्बंधन नहीं लगा सकते। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 स्पष्ट रूप से कहता है कि भारत क्षेत्र में सभी व्यक्ति समान है और विधि के समक्ष समान है और विधि का समान संरक्षण सबको प्राप्त है। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय में हम ये देखते हैं पूरा नीति निर्देशक तत्व यही कहता है, और खासकर अनुच्छेद 39, कि जो राष्ट्र की संपदा है, राष्ट्र की संपदा का कुछ ही लोगों के हाथ में, कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में केंद्रीकृत नहीं होना चाहिए। उसका लाभ सभी व्यक्तियों को बराबर मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग देखते हैं कि भारत, हालांकि उल्लेख नहीं है, लेकिन भारत एक वेलफेयर राज्य है, कल्याणकारी राज्य है, और सरकार लगातार जनता के कल्याण के लिए लगातार कार्य करते आ रही है, और इस आर्थिक जो गैप है उसको कम करने में लगी हुई है। दूसरा, तीसरा, राजनीतिक समानता, राजनीतिक न्याय। हम देखते हैं कि 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति वोट देने के लिए सक्षम है, और अगर वो 21 या 25 का है तो वो लोकसभा और राज्यसभा के लिए भी चुनाव लड़ सकता है। सभी को ये अवसर प्राप्त है, और ये पहली बार भारत में ये सब संविधान लागू होने से लोगों को, नागरिकों को प्राप्त हुआ। दूसरी जो स्वतंत्रता है वो कैसे? विचार की, मत की, विश्वास की, धार्मिक। ये अनुच्छेद 25 से लेकर 30 में स्पष्ट उल्लेख है कि सभी को अपने धर्म को मानने का, अपने विचारों का, अनुच्छेद 19 में विचारों का व्यक्त करने का, और 25 से 30 में अपने धर्म और विश्वास को मानने का, ये भी इसमें प्राप्त है हमारे संविधान में। उसके बाद समानता। कौन सी समानता? पद और अवसर की। सभी व्यक्तियों को अवसर की समानता मिलनी चाहिए ताकि वो भी भारत के मुख्य धारा में भाग ले सके। कोई भी शासकीय पद हो उसमें वो उसके लिए आवेदन कर सके। तो हम देखते हैं अनुच्छेद 15 में, और इसी चीज को लागू करने के लिए आरक्षण की भी व्यवस्था की गई, ताकि जो गरीब और कमजोर तबका है वो इसमें भाग ले सके, उसको भी अवसर की समानता मिली। इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे अन्य चैप्टर में। उसके बाद बंधुत्व, भाईचारा। ऐसा कानून होना चाहिए जो भाईचारा को बढ़ावा दे, बंधुत्व को बढ़ावा दे। जैसा आप जानते हैं भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म है, विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, तो बंधुत्व को बढ़ाने का प्रयास करना है, ये भारत का संविधान का उद्देश्य है। इसके अलावा भारत एक अखंड, प्रभुता संपन्न अखंड देश है। इस संघवाद में कोई राज्य शामिल तो हो सकता है, लेकिन उसके बाद वो अलग नहीं हो सकता, ये अखंड है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें जो शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसे प्रभुता संपन्न, मैं पहले ही बताया आपको, भारत प्रभुता संपन्न देश है। इसमें कोई बाहरी या आंतरिक कोई दबाव नहीं है। भारत अपना जो विदेश नीति है अपने इच्छा अनुसार बनाता है, पूरी तरह से स्वतंत्र है। उसके बाद हम देखते हैं लोकतंत्रात्मक, भारत में प्रजातंत्र है। देश की जनता अपनी सरकार चुनती है, हर 5 साल में चुनती है, बदलती है, और कोई दबाव नहीं रहता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं भारत एक पंथ निरपेक्ष है। इसका मैं अपने पहले के भी वीडियो में चर्चा किया हूँ, लेकिन ये फिर एक बार बता दूं कि पंथ निरपेक्ष जो है उसमें प्रमुख होता है कि देश का कोई अपना धर्म नहीं होगा, और वो विभिन्न धार्मिक मामलों में भेदभाव नहीं करेगा। और हम देखते हैं भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और जनता को अनुच्छेद 25 से 30 तक अपने विचारों को, अपने विश्वास को, अपने धार्मिक परंपराओं को मानने का पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। उसके बाद आगे भी मैंने बताया था, भारत एक गणतंत्र राज्य है। देश का जो राष्ट्रपति है वो जनता के द्वारा चुना हुआ, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चुना हुआ है। जबकि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के जो गवर्नर जनरल हैं वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा अपॉइंटेड रहते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से जो नाम भेजा जाता है उसी को ब्रिटिश क्राउन अपना लेती है, फिर भी वो गणतांत्रिक देश नहीं है। भारत का संविधान मुख्यतः अमेरिका के संविधान पर ज़्यादा उनका झुकाव है, और वहाँ पर भी राष्ट्रपति जनता के द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ डायरेक्टली ना चुने जाकर वो जनता के प्रतिनिधि के द्वारा चुने जाते हैं। तो भारत एक गणतांत्रिक
देश है। इसके बाद अब हम लोग ये चर्चा करते हैं, एक और शब्द है समाजवाद। ये समाजवाद शब्द और पंथ निरपेक्ष, इसको संविधान में 1942वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, स्थिति को और स्पष्ट करने के लिए कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है और इसमें जो समाजवाद सिद्धांत को हम लोगों ने अपनाया है, लेकिन पूर्ण रूप से वैसा समाजवाद को नहीं अपनाया है जैसा रसिया में था या चाइना में है या सोशलिस्ट कंट्री में होता है। हमारे यहाँ एक मिक्स्ड समाजवाद को हम लोगों ने अपनाया है, मार्क्सिज्म और गांधीवाद दोनों का मिक्स्ड करके हम लोगों ने एक मिश्रित आर्थिक व्यवस्था को तैयार किया है, जिसमें जो देश के प्रमुख आर्थिक स्रोत हैं उनका तो राष्ट्रीयकरण है, लेकिन दूसरी तरफ जो प्राइवेट फैक्ट्री हैं, उद्योग हैं, उनको भी मान्यता प्राप्त है। और उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में, एक्सेलवियर के निर्णय में 1979 और डीएस नकारा 1983 के निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत में दोनों समाजवाद को भी और प्राइवेट संपत्ति को दोनों की मान्यता है और इसलिए दोनों को मिश्रित रूप से लागू किया गया है। भारत पूर्ण रूप से समाजवादी देश नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो जब सरकार किसी चीज़ का राष्ट्रीयकरण करती है तो उच्चतम न्यायालय को बहुत ही सुविधा होती है अपने निर्णय को देने में कि भारत के संविधान के उद्देशिका में समाजवाद शब्द का उल्लेख है, ताकि जो स्रोत हैं वो कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में केंद्रीकरण ना हो, संपदा का केंद्रीकरण कुछ ही लोगों के हाथ में ना हो, इसका बंटवारा सभी लोगों को प्राप्त हो, जैसा अनुच्छेद 39 बी और सी में कहा गया है। जैसे बैंक नेशनलाइजेशन केस हुआ, प्रिवी पर्स का एबोलिशन हुआ, खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ, इन सबको उच्चतम न्यायालय ने सही ठहराया। इवन जमींदारी उन्मूलन अधिनियम जो पारित हुआ था उसको भी उच्चतम न्यायालय ने सही ठहराया था कि ये सब समाजवाद के तरफ, जनता को संसाधन का सारा लाभ मिले, इसलिए जो पारित किया गया ये संविधान के उद्देशिका के अंतर्गत संविधान के निर्माताओं का ये आशय था। उसके बाद अब जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो ये है कि क्या संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है या नहीं है। इस पर पहला जो के वाद है वो है री केस का। आपका इन री यूनियन 1960 में, उसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, भाग नहीं है, और उसमें जो उद्देश्य दिए गए हैं उसको संविधान के किसी अनुच्छेद का इंटरप्रिटेशन करने के लिए उच्चतम न्यायालय उसका लाभ, उसका सहयोग ले, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन फिर अपने निर्णय को पलटते हुए केशवानंद भारती केस में 1973 में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि संविधान की उद्देशिका भी संविधान का भाग है और ये एक शक्ति का स्रोत भी है और दूसरी तरफ निर्बंधन का भी स्रोत है। यहाँ से हमें मालूम पड़ता है कि संविधान के निर्माता का उद्देश्य क्या है, आशय क्या है, और संसद उसी के अनुरूप कानून बनाए, स्पष्ट है। और अगर संविधान के किसी अनुच्छेद का इंटरप्रिटेशन करते समय, निर्वचन करते समय अगर दो अर्थ निकलते हैं तो न्यायालय उसी अर्थ को मानता है जो संविधान की उद्देशिका को लागू करने में सक्षम होता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय का केशवानंद भारती केस में कहा गया कि हाँ, संशोधन किया जा सकता है। और ये जो संशोधन है, लेकिन क्योंकि केशवानंद भारती केस में ही संविधान उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि जो संविधान के मूलभूत ढांचा है उसमें संसद को संशोधन करने का अधिकार नहीं है, इसलिए उद्देशिका में भी जो मूलभूत ढांचे से संबंधित जो शब्द हैं उनमें संसद संशोधन नहीं कर सकती है। और जैसे प्रजातांत्रिक, गणतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष, न्याय, ये जो शब्द हैं इनमें संशोधन नहीं कर सकती, संविधान का मूलभूत ढांचा को वो नहीं बदल सकती। तो हम ये देखते हैं कि भारत के मामले में संविधान की जो उद्देशिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू करने की बारी जब भी आई तो उच्चतम न्यायालय ने एक दोनों को अर्थ देते हुए ये अर्थ लगाया कि एक तरफ जो हमारा एम है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और मौलिक अधिकार वो रास्ता है जिससे हमको उस उद्देश्य को प्राप्त करना है। और ये दोनों चीज़ें संविधान के उद्देशिका में है। न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देना है हमें, और उसके लिए रास्ता है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के द्वारा।
इसलिए दोनों को इंटरप्रिटेशन को लागू करते हुए और उन्होंने बताया कि इसलिए इंटरप्रिटेशन में संविधान की उद्देशिका का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब भारतीय संविधान में तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ मैं ये यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगला लेक्चर मेरा अगले वीडियो में आपको दूंगा। धन्यवाद।